नेपाल की धरती पर आज जो हो रहा है उससे न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया गौर से देख रही है। इसे लोग नाम दे रहे हैं जेनजी रिवॉल्यूशन। ये आंदोलन किसी एक शहर या कॉलेज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि काठमांडू से लेकर पोखरा और विराटनगर तक हर जगह युवा सड़कों पर है। कारण सरकार का एक ऐसा फैसला जिसने पूरी पीढ़ी को भड़का दिया है। 4 सितंबर को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने अचानक ऐलान किया कि नेपाल में काम करने वाले सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पंजीकरण कराना होगा। जो कंपनियां नियम नहीं मानेंगी उन्हें तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स यानी ट्विटर जैसे 26 प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया गया। सोचिए कि दुनिया में इंटरनेट और सोशल मीडिया किसी ऑक्सीजन से कम नहीं है। ऐसे में जब सरकार ने इसे बंद कर दिया तो युवाओं ने इसे आवाज पर ताला लगाने के लिए बराबर माना और तभी नेपाल के जेनजी पीढ़ी ने मोर्चा खोल दिया। नमस्कार, मैं नाहिद रजा, आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सड़कों पर हजारों युवा आवाज वापस करो और भ्रष्टाचार बंद करो जैसे नारे लगाते हुए उमड़ पड़े। सरकार ने आंदोलन को काबू करने की कोशिश की, कर्फ्यू लगाया, पुलिस ने आंसू गैस और लाठियां चलाई, यहाँ तक कि रबर की गोलियां तक दाग दी, लेकिन आंदोलन था कि थमा ही नहीं, बल्कि और तेज हो गया। रिपोर्ट बताती है कि अब तक 19 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और सड़कों पर घायल हैं। यानी लोकतंत्र की रक्षा करते करते युवाओं ने बलिदान तक दे दिया। 8 सितंबर को भारी दबाव में ओली सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। आपात बैठक में कैबिनेट ने फैसला लिया कि सोशल मीडिया पर लगाया गया बैन हटाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ बैन हटाने से खत्म हो जाएगी बात? जवाब है नहीं, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ इंटरनेट की आजादी तक सीमित नहीं है। ये आंदोलन बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सत्ता की जवाबदेही की मांग करने लगा है। यही वजह है कि नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक को इस्तीफा देना पड़ा और अब प्रधानमंत्री केपी ओली पर भी इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर ये आंदोलन और लंबा खींचता है तो ये ओली सरकार की नींव हिला सकता है। शायद यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरी घटनाक्रम को नेपाल का अरब स्प्रिंग कहा जाने लगा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पुलिस की कार्रवाई को अत्यधिक बल प्रयोग करार कर दिया है और अमेरिका, ब्रिटेन, जापान समेत भारत तक में इस आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है। इस आंदोलन की सबसे दिलचस्प झलक आपको नेपाल की सड़कों पर मिलती है, जहां युवा अब जापानी एनिमी वन पीस के स्ट्रॉ हैट पैरेट्स का झंडा लहराते हुए नजर आएंगे। ये झंडा अब स्वतंत्र और विद्रोह का प्रतीक बन गया है। यानी कि ये आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से युवाओं की पहचान गढ़ रहा है। आज नेपाल की रातों में मोबाइल की टॉर्च लाइट किसी मशाल की तरह चमक रही है। सरकार बार बार कह रही है कि हालात काबू में है, लेकिन युवा कह रहे हैं हम अब चुप नहीं बैठेंगे। अब असली सवाल यह है कि क्या ओली सरकार इस तूफान को झेल पाएगी या फिर नेपाल की राजनीति एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, ये कहानी अब जारी है। आने वाले दिनों में नेपाल का हर कदम दक्षिण एशिया की राजनीति को प्रभावित कर सकता है और अभी आपने देखा होगा कि इसी तरीके की सारी वीडियोस जो है बांग्लादेश में भी दिखाई दी थी। जब इतिहास पलट कर देखिए कि जब आपको अपने हक के लिए कुछ मांगना पड़ता है या कुछ लड़ाई करनी पड़ती है तो आंदोलन और जान गंवानी पड़ती है। तो क्या इस बार भी आपको अपने हक के लिए अपनी जान देनी पड़ेगी या आंदोलन बहुत ज्यादा ऊंचे पैमाने पर करना पड़ेगा तभी आपको अपना हक मिल पाएगा? तो देखते हैं कि आज आगे नेपाल में क्या होता है, लोकतंत्र की जीत या राजनीतिक स्थिरता तक का खतरा। अपने विचार हमें इसी प्लेटफॉर्म पर कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।